हेलो नमस्कार हमारे प्यारे प्यारे छोटे भाई बहनों। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और जोर शोर से आप अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। यदि नहीं भी लगे होंगे तो हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आप सब अपनी पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि आपके पास एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा है। अगर आप अभी भी पढ़ाई में नहीं लगते हैं तो शायद आप पास भी कर पाएंगे। तो चलिए, हम जैसा कि आप सभी को पता है कि हम 60 दिनों में पूरी मैथ्स पढ़ने वाले हैं, पूरी मैथ्स को जानने वाले हैं एनसीईआरटी के। तो आज हमारा दूसरा दिन है और दूसरा दिन में हम एनसीईआरटी मैथ्स के 1.2 के सभी क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं। ठीक है, हमारा पहला ही प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडन के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि यहाँ पे हमें जितनी भी संख्याएं दी गई है उन्हें हमें अभाज्य गुणनखंडन के रूप में, उनके गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंडन के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए हमें अभाज्य संख्याओं से उस संख्या में भाग देना होता है। अब जैसे कि हमें पहला प्रश्न है 140, ठीक है, और लिखेंगे हल। 140 में हम पहले किससे भाग देंगे क्या? तो पहले हम आपको बता दें कि 2 से वो संख्याएं कटती है जिनके इकाई स्थान पे, यानी कि यहाँ पे 0, 2, 4, 6, 8 रहता है। वो संख्याएं 2 से कटती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 से लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे तो ये 2 7 14, 0 का 0 आ जाएगा, यानी 70 बार में लगेगा। ये फिर से 2 से लगेगी, फिर 2 से लगाएंगे 35। अब 35 है तो अब इसे हम 5 से लगाएंगे, 5 से लगेगा, 5 7 35, बस हो गया। अब इसे ही गुणनफल के रूप में लिख देंगे, यानी कि लिख सकते हैं यहाँ कि 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। आप सब क्लियर समझ पाए होंगे कि कैसे हमने 140 को अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिखा। यानी कि आपको एग्जाम में प्रश्न आया और कहे कि अभाज्य गुणनखंडन के रूप में व्यक्त कीजिए, तो आप इस प्रकार से करेंगे। अगला हमारा प्रश्न है 156। 156 को भी हमें अभाज्य गुणनखंडन के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अब 156 में हम पहले भाग देंगे किससे? 2 से। 2 से भाग देंगे तो 2 7 14 और 2 8 16, 78 बार में लगेगा। फिर से हम 2 से भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, 1 बचेगा, 2 छके 18। फिर हम 2 से लगाएंगे, ये लगेगा 18 बार में। फिर हम 2 से लगाएंगे, ये लगेगा 9 बार में, ठीक है। उसके बाद फिर हम 3 से लगाएंगे, ये लगेगा 3 बार में, ठीक है। यानी कि हमें, मेरे पास निकल के आएगा 156 बराबर 2 गुने 2, ठीक है, 4 2 है, गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, ठीक है। समझ पा रहे होंगे कि अभाज्य गुणनखंडन के रूप में हम कैसे व्यक्त करते हैं। अगला प्रश्न है 38 25, ठीक है। हमारे पास 3 नंबर क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। 38 25। अब 5 से उन संख्याओं में भाग लगता है जिसके इकाई स्थान पे 0 या 5 हो। तो इसके इकाई स्थान पे हमें 5 देखने को मिलता है, तो 5 से लगेगा। लेकिन उससे पहले हमारी एक और अभाज्य संख्या होती है 2 3, तो 2 से तो भाग लगेगा नहीं, 3 से देखते हैं। 3 से भाग लगाने का नियम होता है, यदि उनके अंकों का योग 3 से भाज्य हो जाए तो वह संख्या 3 से भाग लगती है। तो हम अंकों का योग करेंगे, यानी 5 और 2 7, 7 8 15 और 15 3 18, 18, यानी कि 18 3 से भाग गए, तो ये संख्या भी 3 से भाग होगी, यानी इस संख्या में भी पूर्णतः 3 से भाग लगेगी, ठीक है। तो अब हम
हल करते हैं, लिखते हैं हल 38, 25। ठीक है, कितना से लगाएंगे? पहले 3 से। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर मेरे पास बच गया 2, तो 3 साते 21, फिर बच गया 1, तो 3 पाँचे 15। अब फिर से हम देखेंगे कि 3 से लगता है कि नहीं। इसके लिए हम 6 1 7, 7 14, 5 19, नहीं लगेगा। अब हम किससे लगाएंगे? क्या? अब हम लगाएंगे 5 से। ठीक है, तो 5 से लगाएंगे तो 5 तिया 15, फिर 1 बचेगा, 5 तिया 15, फिर 5 25। फिर से हम लगाएंगे 5 से। 5 साते 35, 5 एकम 5। ठीक है, अब ये निकल के आया, तब हम इसको लिख सकते हैं 71 से। तो कोई संख्या से 71 में भाग नहीं लगेगा, यानी कि ये नहीं हो सकता है। ठीक है, प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे गलती हो गई है बच्चे। ये 3 एकम, सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचेगा मेरे पास 2, तो 3 साते 21 और 3 साते 21, फिर बचा मेरे पास कितना? 3 साते 21, 1 बचा, 3 पाँचे 15, 1275 होगा। अब हम फिर से देखेंगे 3 से भाग लगता है कि नहीं। तो 2 1 3, 7 10, 5 15, फिर से 3 से लगाएंगे तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पाँचे 15, लग गया। फिर हम अब इसमें अब लगेगा 5 से। 4 2 6, 5 11, नहीं लगेगा तो 5 से लगाएंगे तो 5 8 है 40, 2 बच जाएगा, 5 है 25, फिर 5 से लगाएंगे तो ये 17 बार में लगेगा। यानी कि हम 38 और 25 को लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। यानी कि 3 कितनी बार लिखी है? 2 बार। 2 5 कितना बार लिखा है? 2 बार, तो उसके पावर 2 गुने 17। ठीक है, ये भी आप समझ गए होंगे। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, जो कि हमारा था 5005। कितना है? 5005। अब हम पहले लिखते हैं हल। 5005 में हम 2 से भाग लगाएंगे तो 2 से नहीं लगेगा। 3 से लगाएंगे तो 5 5 10, ये संख्या कटती नहीं है, तो ये 3 से भी नहीं लगेगी। अब हम 5 से लगाते हैं। ठीक है, 5 से लगाएंगे तो 5 से तो लगेगा ही। 5 एकम 5, 0 0, और फिर 5 एकम 5। अब हमारे पास है 1001। अब बच्चों में बता दूं कि ये संख्या 7 से कट सकती है। ठीक है, 7 से। अब 7 से लगाएंगे तो 7 एकम 7, फिर बच गया 3, तो 7 3 चौके 28, फिर बच गया 2 और 1, तो 7 तिहाई 21। अब 143 बचा। अब 143 में आप 11 से भाग लगा सकते हैं, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का अंतर शून्य आ रहा है। यानी कि 3 1 4, और 4 में से 4 जाएगा तो शून्य शून्य आ रहा है, यानी ये संख्या 11 से भाग होगी। ठीक है, तो 11 से लगाएंगे तो 11 एकम 11, फिर मेरे पास बच गया 3, तो 11 तिया 33। ठीक है, यानी कि अब 5000 का जो होगा अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल, वो इस प्रकार होगा। 5005 बराबर लिख सकते हैं 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। ठीक, हम आशा करते हैं कि आप सबको समझ में आएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर एक बार दो बार आप थोड़ा पीछे करके देखेंगे वीडियो को, तो आपको समझ में आ गया। अब हमारा अगला प्रश्न है 5वां, 7 4 यानी 7429। ठीक है, 5वां प्रश्न है 7429। इसको भी हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, कैसे कर सकते हैं अब देखेंगे। ये इस प्रकार से होगा। सबसे पहले इसमें
मैं बता दूं कि इसमें सबसे पहले आप 2 से लगाएंगे, 2 से भी नहीं लगेगा। इसका अंकों का योग करते हैं, 7 4 11 2 13 और 9 1 13 9 22 होता है। 22 ये 3 से भी नहीं लगेगा। उसके बाद 5 से, यानी इकाई स्थान पे न तो 0 है और न ही 5 है, ये 5 से भी नहीं लगेगा। और 6 से वही संख्या लगता है जो 2 और 3 से लगे, तो 6 से भी नहीं लगेगा। उसके बाद 7 से लगाएंगे, ये 7 से भी नहीं, लगभग ये आपको 16 तक नहीं लगेगा, ये 17 से लगा है। ठीक है, हमने चेक किया है, ये 17 से लगा है। तो आप 17 से लगाएंगे तो कितनी बार में लगेगा, 17 चौके 68, फिर बच गया 6, तो 6 2 62, कितना बार में लगेगा, 17 पाँचे कितना, 17 पचे 50, ये भी नहीं लगेगा, 17 तिया 51, 51, फिर बच गया मेरे पास कितना, 51 और 11 62, और 17 साते 119। ठीक है, अब मेरे पास निकल के आया 437। अब ये संख्याएं कितनी से कटेगी, तो ये संख्या कटेगी आपको 19 से। अब हम फिर इसमें भाग देंगे 19 से, तो निकल के आएगा 19 दूना 38, 5 43 होता है, तो 19 पाँचे 19 तिया 57। ठीक है, तो ये निकल गया। अब 23 भी किसी से नहीं कटेगा संख्या, ये खुद में एक अभाज्य संख्या है, तो ये किसी से नहीं कटेगा। तो 7429 को हम लिख सकते हैं 17 गुने 19 गुने 23। यही होगा 7429 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल का रूप। ठीक है, आई होप कि आप सबको ये पहला प्रश्न समझ में आया होगा पूरा। नहीं समझ में आया तो फिर से आप वीडियो को पीछे करके देखेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। इसी प्रकार से 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, आपको एग्जाम में पूछा जाए तो इसी प्रकार से लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कहता है कि पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM है। यानी कि हमें तो पहले इन दोनों संख्याओं का HCF और LCM निकालना है। उसके बाद इसकी यह जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM होता है या नहीं। ठीक है, तो चलिए, आप सबको पता होगा कि हम HCF और LCM कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये पहला हमारा प्रश्न है 26,91। ठीक है, अब हम इसका पहले LCM निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम LCM निकालने का कोशिश करते हैं। तो LCM निकालने के लिए ये लिखा 26,91। आप किसी प्रकार से निकाल सकते हैं, अभाज्य गुणनखंडन के तरीका से, भाग विधि से, जिस जैसा मर्जी करे आप ऐसे निकाल। मैं अपनी सुविधा या आपको बताने की सुविधा के लिए मैं निकाल रहा हूँ भाग विधि से। तो ये देखेंगे कि ये 26 और 91 13 से कट रहा है, तो लिखेंगे 13 दूनी 26 और 13 साते 91, यानी कि ये LCM हो जाएगा। LCM 26,91 इजकल टू 13 गुने 2 गुने 7। ठीक है, क्या होगा, 13 गुने 2 गुने 7, 13 गुने 2 गुने 7। अब इसका हमें HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालने के लिए हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। तो 26 एकम 26, 26 दूना 52, 26 से लगभग कितनी बार में कटता है, 20 या 60, 6 त्रिक 18, 60 10 70, 20 चौके 80, 6 चौक 24, यानी 3 बार में आपको कट जाएगा। ठीक है, तो निकल के आएगा 78 78। अब हम इसको घटाएंगे। ठीक है, तो ये निकल के आएगा 3, 11 में से 8 जाएगा तो 3, उसके बाद 8 में से 7 जाएगा तो 1। और फिर इसको हम इसमें भाग देंगे, यानी 13 को भाग देंगे 26 में, ये 2 बार में लग जाएगा। कितने बार में, 2 बार कट के, यानी कि HCF जो हमें निकल के आएगा, HCF कितना निकल के आ रहा है, 26 और
91 का 13 निकल के आ रहा है HCF, यानी कि इन दोनों संख्याओं का HCF जो हुआ वो 26 और 91 का 13 गुने 2 गुने 7 और LCM जो निकल के आया HCF जो निकल के आया वो 13। आप इसे गुना करेंगे 13 दूना 26 और 26 को 7 से गुना करते हैं 26 गुने 7, ये हो जाएगा 6 7 42 का 2 हाथ बाकी 4 7 दूनी 14 और 4 18, यानी कि ये हो जाएगा 182। ठीक है, 182 हो जाएगा। अब कहता है कि इसकी जांच कीजिए कि HCF गुने LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है कि नहीं। अब इसकी जांच करने के लिए हमें गुना करना पड़ेगा, तो हम पहले यहाँ पे जगह बना लेते हैं। ठीक है, पहले हम HCF और LCM का गुना करते हैं। ठीक है, HCF गुने LCM का गुना करते हैं, तो 182 गुने 13। ठीक है, करेंगे 3 दूनी 6, फिर 8 तिरिक 24 का 4 हाथ बाकी 2 3 एकम 3 2 5। ठीक है, उसके बाद फिर हम 182 का 1 से गुना करेंगे तो ये मेरे पास 182 ही निकल के आया। अब इसको जोड़ेंगे तो 6 4 2 6 8 और 5 13 का 3 हाथ बाकी 1 1 2, यानी कि LCM गुने HCF बराबर 2366। ठीक है, अब LCM गुने HCF कर लिए, अब इन दोनों संख्याओं का हमें गुना करना है। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का क्या करना है, गुना करना है। अब ये संख्याएं क्या थी मेरे पास, एक संख्या थी 26 और 26 का गुना हमें 91 में करना है। ठीक है, 26 का गुना 1 से करेंगे तो 26, अब हम इस प्रकार करेंगे तो 6 9 54 का 4 हाथ बाकी 5 9 दूना 18 5 23, ये हो जाएगा 6 4 2 6 3। ठीक है, और 2 का 2 2366। अब देख सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर 2366। ठीक है, तो लिख सकते हैं अतः इस प्रकार सत्यापित हुआ कि इस प्रकार सत्यापित हुआ कि LCM गुने HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। बच्चे आप समझ पा रहे होंगे, मेरे छोटे भाई समझ पा रहे होंगे मैं जो लिख रहा हूँ, वो थोड़ा लिखने में दिक्कतें आ रही है। ठीक है, तो LCM गुने HCF ये था, कितनी थी, 182 गुने 13, 182 गुने 13 बराबर 26 गुने 91। ठीक है, बस इतना ही लिखना था, हो गया, अब कुछ नहीं। अब अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, 510 और 92। दूसरी प्रश्न है 510। दूसरा प्रश्न है मेरे सामने 510 कोमा कितनी है, 92। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं का हमें LCM निकालना है, फिर HCF निकालना है। तो इस बार हम आपको अभाज्य गुणनखंडन विधि से निकालने का तरीका बताते हैं, और अभाज्य गुणनखंडन विधि से निकाल के बताते हैं कि कैसे अभाज्य गुणनखंडन से निकाल। तो हम सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। पता नहीं भाई क्या हो जा रहा है।
ठीक है, 510, 92, 510। अब इसका हम निकालेंगे, ठीक है, 2 से लगाएंगे तो ये 2 दूनी 4, 1 2 5 6 10, फिर से बच जाएगा 10, 2 5 6 10। अब फिर 2 5 5 10 2 12, यानी ये फिर 3 से लग सकती है। अंकों का योग 12 है जो कि 3 से विभाजित है, तो ये संख्याएं 3 से कट सकती है। तो 3 8 है 24, 1 बचेगा, 3 5 है 15। अब ये 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगाएंगे तो 5 से ये 17 बार में लगेगा, यानी कि 510 बराबर हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। ठीक है, अगला है 92। ठीक है, 92। अब इसका हमें निकालना है, तो 2 से लगाएंगे तो 2 से 2 आठे, सॉरी 2 चौके 8, 1 बच जाएगा, तो 2 छके 12। फिर 2 से लगाएंगे इस प्रकार, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि 92 का अभाज्य गुणनखंडन हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 23। ठीक है, तो HCF होता है, HCF वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, यानी कि दोनों में जो मिले और सबसे अधिकतम बार जो मिले वही होती है। तो दोनों में क्या मिल रहा है, तो दोनों में 2 2 मिल रहा है, और 2 2 में मात्र एक ही 2 मिल रहा है। ठीक है, दोनों में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है और एक ही 2 मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि HCF कितना होगा, ये 2 2 ही मिल रहा है बस। HCF कितना होगा, 2। अब LCM क्या होता है, LCM यानी लॉस ऑफ, LCM वो होता है कि मिलने वाली संख्याओं का बड़ी घात और उसके बाद जितनी भी संख्याएं बच जाती है वो। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो LCM हो जाएगा, ये 2 गुने 2, ये 2 तो मिल रहा था, 2 गुने 2 गुने 23। ठीक है, गुने यहाँ से 3 5, ये 17। ठीक है, आप इन सभी का गुना करेंगे तो ये निकल के आएगा आपके सामने 23,460। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि LCM गुने HCF बराबर 23,460। ये जगह ही बहुत कम पड़ रही है, लिख सकते हैं LCM गुने HCF बराबर 23,460 गुने 2। ठीक है, अब इनका हम गुना करेंगे तो ये निकल के आएगा 0, 6 दूनी 12 का 2, हाथ बाकी 1, 4 दूनी 8, 1 9, फिर से 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। ये इनका गुणनफल है 46, 92, 946, 920। अब हम क्या करेंगे, अब 510 दोनों संख्याओं का 510 गुने 92 करेंगे, तो ये तो सीधी सीधी हम गुना कर नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे करते हैं 510 गुने 92। ये हो जाएगा 2 का 0, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, फिर 0 और 9 का गुना होगा 0, 9 एकम 9 और 9 पाँचे 45। ये भी साथी तो हमें पता ही था कि ये तो भी उतना ही निकल गया, 0 2 9 5 1 6 और 4, 46,920। यानी कि फिर से वही बात कि इन सभी संख्याओं को गुना करने पे हमें क्या फिर से मिलती है, LCM गुने HCF के बराबर हमें देखने को मिलते हैं 46,920। कितना हो जाएगा, 46,920। ठीक है, तो लास्ट में यह भी लिख सकते हैं, इसलिए LCM गुने HCF बराबर क्या होगा, दोनों संख्याओं, शॉर्टकट में लिख रहे हैं, आप पूरी लिख दीजिए, लिख लेंगे, संख्याओं का
गुणनफल। ठीक है, समझ में आ रहा होगा अभी तक आपको इसी प्रकार के प्रश्न। ठीक है, अब अगला प्रश्न है 336 और 54। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अगला प्रश्न है 336 और 54। ये यदि आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट लें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर के लिए तो यहाँ जगह ही नहीं बचा है। 3 नंबर का थोड़ा सा हम डिटेल बता देते हैं, उसके बाद आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, 3 नंबर है 336 और 54। 336, 54। जब 336 का आप अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो ये निकल के आएगा मैं बता देता हूँ, 2 गुने 2, निकाल के ही बताते हैं, फिर आप कहिएगा क्या कर दिया। ठीक है, 336 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 आठे 16, फिर 2 से लगाएंगे, 2 आठे 16, 2 एकम 2, फिर 3 से लगाएंगे तो ये लगेगा 3 दूनी 6 और 2 बचेगा, 3 7 21, फिर 3 से लगाएंगे, 3 नमा 27, फिर 3 से लगाएंगे 3 बार, यानी कि 336 बराबर लिख सकते हैं कितनी 2 है। 336 में 336 कहीं पे बाबू गलती हो गया है, यहाँ पे तो 4 होगा ना, 2 चौके। ठीक है, अब ये फिर से 2 से लग सकती, यही तो लग रहा था कहीं तो गलती हो रही है। 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे तो ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से लगाएंगे, 3 7 21, यानी कि 236 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। इसके बाद अब हम 54 का गुणनखंडन करेंगे। ठीक है, ये देख पा रहे होंगे। अब हम इसे मिटाते हैं। अब हम 54 का गुणनखंडन करेंगे। ठीक है, 54 2 से लगाएंगे 27 बार में, 2 से लगाए, सॉरी 2 से नहीं लगाए, 3 से लगाएंगे 9 बार में, फिर 3 से लगाएंगे 3 बार में, यानी कि हम 54 को लिख सकते हैं 2 गुने 2, सॉरी 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 9 27 दूना 54। अब हम यहाँ पे बात करें HCF और LCM की, तो HCF वो संख्या होगी जो सब उसमें मिल रही हो और सबसे बड़ी हो। तो यहाँ 3 जो मिल रही हो और उसमें बड़ी हो, तो यहाँ पे इसमें क्या मिल रहा है, सॉरी ये तो मिट ही गया, यहाँ पे मिल रहा है इसमें 3 और इसका इसमें 2 मिल रहा है। ठीक है, यानी HCF जो हमारा हो जाएगा, HCF ये हो जाएगा 2 गुने 3, और LCM होगा हमारा 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी, 4, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, और 3 की सबसे बड़ी पावर 3 बार, 3 गुने 3 गुने 3, और 7 गुने 7। तो ये हमारा एलसीएम होगा, जो कि होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48, 48 गुने 3 तिया 9 तिया 3 तिया 9 7 63, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48, 48 गुने हो जाएगा 48 गुने 3 तिया 9 7 63, 63। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। आप इसे चाहे तो यहाँ तक ला सकते हैं, इन दोनों का फिर से गुना करेंगे और उन दोनों संख्याओं का गुना करेंगे तो वही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इसे खुद से करेंगे और खुद से करके देखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न कहता है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अब हमें अभाज्य, अभी तो हमने जिस प्रकार से किया था उसी प्रकार से फिर से हमें अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा
इन सभी संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। HCF और LCM लिखते हैं हल। पहला प्रश्न है 12, 15, 21। कोई नहीं बच्चे, थोड़ी खांसी हो रखी है इसी कारण। तो 12 का हम अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, लिखेंगे 2 छके 12, 2 तिहाई 6। यहाँ पे हम लिखते चलते हैं 12 बराबर 2 गुने 2 गुने 3। अब 15 का करते हैं तो ये 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगाएंगे। 3 5 15। 12 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 5। ठीक है, ये था 3। ये कितनी है, ये है हमारा 3। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है 21। 21 का करेंगे तो 3 से ये भी लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से। 3 7 21। 21 बराबर 3 गुने 7। अब हमने आपको बताया था कि हम HCF बराबर वो होता है जो सब में कॉमन हो और सबसे छोटा घात हो। यानी कि मिल क्या रहा है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। 3 के सिवा कोई ऐसा संख्या नहीं है जो सभी में हो, तो ये हो जाएगा। यानी कि इनका जो HCF होगा वो होगा 3। ठीक है, और LCM क्या होगा कि जो संख्या मिल रही हो उसकी पूरी घात और अन्य सभी संख्या। तो 3 मिल रहा है तो 3 3 3 तो होगा ही, 1 3। इसमें 2 2 बार है तो 2 गुने 2। इसमें 5 है 5 और इसमें 7 है 7। यानी इसका LCM होगा 3 दूनी 6, दूनी 12, पंचे 60 और 60 गुने आप 7 करेंगे तो ये निकल के आएगा 0। 6 7 42 यानी 420। ठीक है, यानी कि इनका LCM जो होगा यहाँ पे लिख देंगे। इसलिए HCF 12, 15, 21 इक्वल टू 3 और LCM 12, 15 और 21 का कितना हो जाएगा, तो 420। बच्चे समझ पा रहे होंगे तो ये कैसा लग रहा है आपको ये सेशंस, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस तरह के हम कंटिन्यू क्लास लेके आए, आप कमेंट में बताइएगा लेके आना चाहिए या नहीं, आपके लिए कितना ये हेल्पफुल हो रहा है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि 17, 23 और 29। दूसरी जो प्रश्न है वो है 17, 23, और 29। 17, 23 और यहाँ देख रहे हैं दूसरा प्रश्न है 17, 23 और 29। हल 17, 23 और 29। 17, 23 और 29 में हमें तो नहीं लगता है कोई ऐसी संख्याएं से कट सकती है। 17 भी किसी संख्या से नहीं कट सकती है, 23 भी किसी से नहीं कट सकती और 29 भी किसी से नहीं कट सकती। लेकिन हाँ, एक संख्या जरूर है जो इस तीनों संख्याओं को काट सकता है। कौन संख्या, तो 1। कौन संख्या है, 1। इसलिए इनका HCF हो जाएगा HCF बराबर 1। चलिए इसे हम डिटेल में आपको बताते हैं कैसे आप लिख सकते हैं इसे। ठीक है, 17 कितना था, 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। ठीक है, ये 23 लिखने के बजाय क्या लिखा गया, 23। 17 को हम लिख सकते हैं 1 गुने 17। 23 को हम लिख सकते हैं 1 गुने 23 और 29 को हम लिख सकते हैं 1 गुने 29। तो प्यारे बच्चे, मैंने आपको बताया था कि HCF के लिए हम क्या करते हैं, वो संख्याएं होती है जो सब में कॉमन हो, तो HCF बराबर हो जाएगा 1। LCM क्या करते हैं कि वो सभी संख्याएं जो मतलब वो होगी जो कि सभी में तो हो, उसका सबसे
बड़ा पावर उसके साथ जो संख्याएं नहीं मिल रही है सभी होगी। तो यानी एलसीएम जो हो जाएगा वो इन तीनों संख्याओं का गुणनफल होगा, यानी 17 गुने 23 गुने 29। आप इसका गुना करेंगे, चलिए हम करके बताते हैं आपको, ठीक है। 17 गुने 23, तो इस 17 को 3 से गुना कीजिएगा 51, और 17 को 2 से गुना कीजिएगा कितना आएगा 34, ठीक है। 1 5 4 9 और 3 का 3, ये 391। और फिर से हमें इसे 29 से गुना करना है, 29 गुने, ये हो जाएगा 9 9 एकम 9, 9 9 81 का 1, हाथ बाकी हो जाएगा 8, 9 27, 8 35। फिर से हम इसका गुना करेंगे तो 2 एकम 2, 9 दूनी 18 का 8, हाथ बाकी हो जाएगा 1, और 3 दूनी 6 1 7। अब हम इसका योग करेंगे तो ये होगा, क्या होगा 9 का 9, 2 1 3, ठीक है। उसके बाद 8 5 13 का 3, और 7 3 10 1 11, यानी कि हमारे पास निकल के आएगा 11 33 9। ये उनका गुणनफल हो जाएगा 11 33 9। ये हो जाएगा इसका एलसीएम। तो एचसीएफ ये रहा और एलसीएम ये रहा। इसी प्रकार से अभाज्य गुणनखंडन विधि से समझ पा रहे होंगे कि अभाज्य गुणनखंडन विधि से कैसे निकालते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, 8 9 और 25। प्रश्न संख्या 3 कितना है, प्रश्न संख्या 3, 8, 9, 25। अब 8, ये भी सभी संख्याएं वैसे ही है। 8 को हम लिख सकते हैं 2 चौके 8, उसके बाद 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 8 बराबर हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2। 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 3, 9 क्या होगा 3 गुने 3। फिर 25 को क्या लिख सकते हैं 25, 5 5 से भाग देंगे 5 बार 5, यानी 25 बराबर होगा 5 गुने 5, ठीक है। अब हम इसमें एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ वो सभी संख्या हम बताए थे कि जो कॉमन हो, कॉमन फैक्टर, तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। इन सभी संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा 1। एलसीएम, तो एलसीएम वही होगा, इन सभी संख्याओं का गुणनफल ही एलसीएम होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन सभी संख्याओं में कहीं से कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो इन सभी संख्याओं का गुणनफल ही क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम होगा। तो गुना करते हैं, 8 गुने 9 करेंगे तो मेरे पास निकल के आएगा 72। अब फिर से हम 72 का 25 में गुना करते हैं। प्यारे साथियों, 72 25 में गुना करने का एक शानदार ट्रिक होता है कि आप 72 जैसे है 72 के लास्ट में 2 डिजिट लगा दीजिए। मैं यहाँ पे आपको रफ में करके दिखाता हूँ। 72 के लास्ट में आप 2 डिजिट लगा दीजिए और इसे 4 से भाग दे दीजिए, वही आपका गुणनफल हो जाएगा। 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 3 4 8 32 और 00 1800। अब हम देखेंगे कि इसका भी गुना करेंगे तो वही निकल के आएगा 1800, ठीक है। अब गुना करते हैं, 5 दूना 10 का 0, 5 दूनी 10 का 0, हाथ बाकी 1, 7 5 35 1 36 का 7 36, ठीक है। 5 दूना 10 का 0, 7 5 35 1 36, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 0 6 4 10 का 0, हाथ बाकी 1, 4 3 7 1 8 1। देखें वहाँ इतना 2 बार गुना करना पड़ा और फिर 1 बार जोड़ना पड़ा, वहाँ पे 1 बार में हम निकाल लिए कि 1800 होगा, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न भी, कितना तीसरा था या चौथा प्रश्न, ये तीसरा प्रश्न भी आज का खत्म होता है। अब हम अगले चौथे प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। हम आशा करते हैं कि ये सभी आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार आप प्रश्नों को वीडियो को देखेंगे, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 4 नंबर,
306, 657 का HCF दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, HCF दिया हुआ और LCM ज्ञात करना है। मैं बता दूं कि अभी आपको बताया था या फिर नहीं कि एक फॉर्मूला होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। तो अब हमें इसी फॉर्मूला से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। ठीक है, आप देखेंगे कितना आसानी से हल हो जाएगा। तो मेरे पास दोनों संख्या दी हुई है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल का मतलब हुआ कि 306 गुने 657। अब LCM और HCF बराबर में होगा LCM गुने HCF, तो हमें तो HCF दी हुई है, तो HCF की जगह पे लिख देंगे 9 और LCM ज्ञात करना है, LCM की जगह पे हम LCM ही लिख के छोड़ देते हैं, LCM। अब आपको पता होगा कि ये इधर गुना में है और इधर जाएगा तो भाग में होगा, यानी कि और ये LCM बच जाएगा, यानी कि LCM बराबर हो जाएगा 306 गुने 657 बट्टा 9। ठीक है, अब इसमें हम भाग देंगे। अब हम इसमें 306 में भाग देते हैं तो 9 तिया 27, फिर से मेरे पास कितना बचता है 3, 9 तिया 27, 3 बचता है और 9 चौके 36, यानी कि LCM जो हमारा होगा 34 गुने 600 कितना हो जाएगा 57, कितना होगा 34 गुने 657। ठीक है, अब हम इसे निकालते हैं। 34 गुने 657 क्या होगा 657 गुने 34, 7 चौके 28 का 8 बच जाएगा 2, 5 चौके 20, 2 22 का 2 फिर से बचेगा 2, 6 चौके 24 और 2 26। ठीक है, 7 तिया 21 का 1 बच जाएगा 2, 5 तिया 15, 2 17 का 7, 5 तिया 15, 2 17 का 7, फिर बच जाएगा कितना 1, 6 त्रिक 18 और 1 19, ये हो जाएगा 8, 3, 7 और 6 13 का 3 हाथ बाकी 1, 9 2 11, 1 12 का 2 हाथ बाकी 1 और 1 2। LCM जो निकल के आएगा वो होगा 22, 33, 8। ठीक है, समझ पा रहे होंगे कि यानी कि यदि LCM में और HCF में से कोई एक संख्या, कोई एक चीज दी हो और दो संख्या हो, तो इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF। ठीक है, इससे निकालेंगे, आपको बहुत आसानी से निकल गया होगा। ठीक है, और ये सभी प्रश्न 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम इस चैप्टर के लास्ट प्रश्न यानी 1.2 के लास्ट प्रश्न 5वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 5वां प्रश्न है, कहता है कि जांच कीजिए कि n के लिए किसी संख्या 6n 6 टू द पावर n यानी 6 पे पावर n है, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी कि हमें जांच करना है कि 6 पर पावर n 0 पर समाप्त हो सकता है। यानी उनके कहने का मतलब है कि जैसे कोई संख्या है 6 पर पावर कितना n है, तो इसका जो गुणनफल या मान या जो भी आएगा वो लास्ट में XYZ हो, लेकिन लास्ट में शून्य आएगा या नहीं आएगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि 10 है, मानते हैं कि 10 है, 10 को आप क्या लिखेंगे 2 और 5। अब मानिए 50 है, 50 को क्या लिखेंगे 2 से लगाएंगे 2 5 5 यानी 5 25 दोनों 50। फिर आप 40 देखिए, 40 बराबर 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दाएं 40, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 40।
आपको इन सभी में कुछ कॉमन दिख रहा है? ये भी 0 पे अंत हो रहा है, ये भी 0 पे अंत हो रहा है, ये भी 0 पे अंत। एक और संख्या लेते हैं, 102 गुने 2 गुने 5 गुने 5, 5 25 चौके 100। ठीक है, अब इन सभी में आप ये भी संख्याएं शून्य पे समाप्त हो रही, ये भी संख्याएं शून्य पे समाप्त हो रही, और ये भी संख्याएं शून्य पे समाप्त हो रही है, और ये भी संख्याएं शून्य पे ही समाप्त हो रही। तो आपको इन सभी संख्याओं में कुछ कॉमन दिख रहा है? आप देख पा रहे होंगे क्या कॉमन दिख रहा है? दिख रहा है कुछ कॉमन? कॉमन ये है कि इन संख्याओं में भी 2 और 5 है, और इन संख्याओं में भी 2 और 5 है, इन संख्याओं में भी 2 और 5 है, इसमें भी 2 और 5 है। यानी कि इससे यह प्रतीत होता है कि कोई भी संख्या जो शून्य पे समाप्त हो उसमें 2 और 5 का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम इसे किसे लिखेंगे? भाषा में लिखने का प्रयास कर रहे हैं। लिखेंगे हल 6 इक्वल टू 2 इंटू 3। ठीक है, 2 इंटू 3। अब लिखेंगे यदि 6 टू द पावर n n के किसी मान के लिए, n के किसी मान के लिए शून्य अंक के समाप्त होती है, उनके किसी मान के लिए शून्य अंक पर समाप्त होती है तो वह 2,5 से क्या होगी? भाज्य होगी। भाज्य होगी यानी 5 से भाग लगेगा। क्या? 5 से भाग्य लगेगा। ठीक है, जहां 5 से भाग लगेगा, जहां क्या लिख सकते हैं बताइए? तब 6 टू द पावर n की, जब 5 से भाजोगे तो 6 टू द पावर n की अभाज्य गुणन खंडन। क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होगी। क्या होगा? 2 और 5 होगी। ठीक है, 2 और 5 होंगे। यह भी संभव नहीं है कि, आगे लिख सकते हैं, यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि लेकिन 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 है लेकिन 5 नहीं है। इसलिए क्या लिखेंगे? इसलिए यह संख्या 6 टू द पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। यानी कि जो भी संख्याएं शून्य पे समाप्त होगी उसके अभाज्य गुणनखंडन 2 और 5 का होना आवश्यक। लेकिन इसमें 6 में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए ये संख्याएं शून्य पे समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है,
बस इसी को लिख के और इसी को समझा के बताना था। अगला प्रश्न है 6 नंबर। 6 नंबर पे थे। 6 नंबर व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों। सबसे पहले बच्चों में बता दूं कि भाज्य संख्या उसे कहते हैं कि जो संख्या लिखते हैं, जो संख्या मानिए कि 10 भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या ये तो 1 से भी भाज्य है, 2 से भी भाज्य है और 5 से भी भाज्य और 10 से भी भाज्य। यानी कि 1 के सिवा और स्वयं के सिवा यदि कोई संख्या अन्य किसी संख्याओं से भी भाज्य है तो वह संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो हमें इसी का जांच करके बताना है कि ये संख्याएं भाज्य संख्या कैसे है। यदि ये संख्याएं भाज्य संख्या है तो कैसे है, यही हमें प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला है कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ भी 13 यहाँ भी 13। 13 जब हम कॉमन लेंगे 13 गुने 7 गुने 11 प्लस प्लस नहीं होगा, गुना 1 प्लस 13। अब ये हो जाएगा 13 गुना 11 सत्ते 77 गुना 1 77 ही हो जाएगा और 13 से जब हम यहाँ 13 से जब हम एक 13 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 1 होगा। क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। तो क्या होगा, 11 सत्ते 77 एकम 77 प्लस 1 78, ये हो जाएगा 78। ये संख्याएं 13 और 78 से विभाज्य है, इसलिए भाज्य। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। अब यहाँ पे प्लस में 5 यहाँ भी और यहाँ भी हम 5 कॉमन लेंगे तो लिख सकते हैं कि 7 गुने 6 गुने 5 की जगह पर 1 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस फिर से 5 के बदले 1। अब इन सभी संख्याओं का हम गुना करेंगे। ठीक है, तो 7 छके 42 एकम 42 चौके कितना होगा, 42 गुने 4 करेंगे, 42 गुने 4, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 168। अब गुने 3 करेंगे, 3 8 तिरिक 24 का 4 हाथ बाकी 2 और 16 × 48 2 50 504 गुने 3 किए। अब 2 करेंगे, 504 दूनी हो जाएगा 1008 1008 प्लस 1 9, ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास संख्या हो जाएंगी 1009। 5 गुने 1009। ठीक है, यानी कि ये संख्याएं 5 से भी विभाज्य और 1009 से विभाज्य। ठीक है, तो हम इसके व्याख्या में लिखेंगे कि ये संख्याएं, यह नहीं लिखते हैं, ये संख्याएं, ये संख्याएं एक और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से भी भाज्य है, इसलिए ये संख्याएं क्या है, भाज्य है। ठीक है, बस इतना ही लिखना था। यानी कि भाज्य संख्या हम किसे कहते हैं, वो संख्या जो एक और स्वयं के सिवा
किसी अन्य संख्या से भाज्य हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी संख्याएं एक से भी भाज्य थी और किसी अन्य संख्या से भी भाज्य थी, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये संख्या भाज्य संख्या। समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न। ठीक है, ये प्रश्न बहुत मजेदार है और बहुत बार एग्जाम में भी पूछ चुका है। ठीक है, प्रश्न है, कहता है किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। अब खेल का मैदान है, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ये पथ है, ये पथ। ठीक है, यही पथ है। सही से बनाता हूँ मैं, सही से भी बनाता हूँ। ठीक है, अभी भी नहीं बन पाया लेकिन ठीक है। चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लेती है। कितना लेती है? सोनिया 18 मिनट लेती है। ठीक है, सोनिया 18 मिनट लेती है, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि, कौन है? रवि। रवि कितना मिनट लेता है? 12 मिनट लेता है। लगाते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, यानी कि माना कि ये दोनों यहाँ से चलना शुरू करते हैं एक ही समय पर और इसी दिशा में ये चल रहे हैं। ठीक है, इसी दिशा में चल रहे हैं, एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, इसी दिशा में ये चल रहे हैं। कितने समय बाद पुनः मिलेंगे? अब बताइए। ये सोनिया चल रही है, सोनिया 18 ये सोनिया नहीं, मानिए रवि। रवि तो ये 12 मिनट में ये पूरा चक्कर लगा लेता है। सोनिया को 18 मिनट लगेगा, तो सोनिया क्या करेगी? सोनिया 18 मिनट में ये तो यहीं रहेगी, यहाँ तो पहुंच नहीं पाएगी। अब एक चक्कर और लगाएगा। कितना? कौन? मानिए कि एक चक्कर तब तक और लगाता है रवि। रवि एक चक्कर और लगाता है 24 मिनट में। ये तो 18 मिनट में यहाँ पूरा कर लेगा और फिर से ये थोड़ी देर दूर के लिए ये आएगा, ये भी नहीं पूरा। अब फिर से रवि एक चक्कर लगाता है 18, 12 दूना 24 मिनट लग चुका था। अब तीसरी चक्कर लगाता है, तो इसे कितना लगेगा? 36 मिनट। और ये क्या? 18 दूनी, ये भी 36 मिनट में ये 2 चक्कर लगा लेगी। तो कितने समय बाद पुनः मिलती है? तो 36 मिनट बाद। लेकिन इसे हम निकालेंगे कैसे? तो ये जब भी ऐसा सवाल आए तो मतलब समझ लीजिए कि आपको HCF निकालने को बोल रहा है, ये आपको पूरा घुमा रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? आपको घुमा रहा है। हल में लिखेंगे यह ज्ञात करने के लिए हमें, ठीक है, यह ज्ञात करने के लिए हमें 12 और 18 का HCF ज्ञात करना होगा। ठीक है, अब हम 12 और 18 का HCF ज्ञात करने भाग विधि से ही ज्ञात करके बताते हैं, या फिर वैसे भी ज्ञात कर सकते हैं। 12 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3, 18 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 3। तो इसमें एक तो 2 मिल रहा है, यहाँ भी और एक 3 मिल रहा है, तो HCF हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? HCF नहीं, सॉरी दोस्त, HCF नहीं, हमें LCM निकालना होगा। क्या निकालना होगा? हमें LCM निकालना होगा। HCF तो कम ही हो जाएगा, LCM, सॉरी दोस्तों, हमें LCM निकालना होगा। LCM निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो संख्या मिलती है उसका सबसे बड़ा घात लेते हैं,
यानी ये 2 इस यहाँ पे लिखेंगे, ये हो जाएगा बराबर 3। ये तो हो जाएगा 2 पर पावर 2 गुने 3, और ये हो जाएगा 2 गुने 2 3 पर पावर 2। तो हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी घात लेते हैं, तो 2 पर पावर 2 गुने 3 पर पावर 2, 2 पर पावर 2 गुने 3 पर पावर 3। तो 2 पर पावर 2 का वैल्यू हो जाएगा 4, और 3 पर पावर 2 का वैल्यू हो जाएगा 9, यानी कि 36। अतः वे दोनों 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी कि वे कब पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे, तो 36 मिनट बाद। मतलब जब भी आपको ऐसा प्रश्न बोला जाए कि कभी कभी ऐसा भी बोलता है कि कोई घंटी 18 मिनट बाद बजती है, कोई 15 मिनट बाद बजती है, तो पुनः वो कब बजेगी, या कहता है कि आपको कोई 12 मिनट या 18 मिनट में एक चक्कर लगाता है। ऐसा बहुत सारा प्रश्न होता है, आप देख के समझ जाएंगे। तो ऐसे में समझ जाइएगा कि आपको ये HCF नहीं LCM निकालने को बोल रहा है, और LCM जो आएगा वही इसका आंसर होगा। तो बच्चों, मेरे छोटे भाई बहनों,